कॉमर्स का अगर असल मायने में मतलब है तो वो है व्यापार। अब व्यापार से रिलेटेड जो कॉमर्स है उसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स जो हैं मेन पढ़ाए जाते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़। ये तीनों ही जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना एक स्टूडेंट लेवल पे वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो ये बेसिक जान सकें सबसे पहला कि देश और देश की जो अर्थशास्त्र है वो कैसे ऑपरेट करता है। नमस्कार, मैं हूं नीतू शमी राठौर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम में मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ हायर एजुकेशन। इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे हमारे इस प्रोग्राम में और आज इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए बात करते हैं। बच्चों, अब आपकी बारी आ गई है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो, आपके करियर को लेकर हो, लाइफ को लेकर हो, आपके स्ट्रेस को लेकर हो, जिस भी चीज़ पर आपके मन में क्वेश्चन हो, आप हमारे एक्सपर्ट पैनल से पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि बीकॉम करने के बाद हम क्या क्या चीज़ें और अचीव कर सकते हैं। जनरली स्टूडेंट्स आफ्टर 12th जो है बीकॉम ऑप्ट कर लेते हैं और उसके बाद उनके मन में एक ख्याल आता है कि हमें बीकॉम के बाद क्या करना चाहिए। तो बीकॉम एक्चुअली आपको प्रिपेयर करता है, ये कॉमर्स स्ट्रीम अगर बच्चा ऑप्ट करता है तो उसके बाद बीकॉम करता है। बीकॉम के बाद एक एमकॉम, इसी में ही आप एक मास्टर्स जो डिग्री है वो अटेन कर सकते हैं, आप मास्टर्स इसमें कर सकते हैं। इसके बाद अगर बीकॉम के साथ साथ अगर आपने सिंपल बीकॉम करा है तो आप इसके साथ साथ जो है अगर आपको सीए जाना है या अगर आपको सीएस की तैयारी करनी है आप वो कर सकते हैं। अगर जैसा कि सर ने भी बताया था कि कुछ वोकेशनल कोर्सेज़ भी होते हैं, अब आप वोकेशनल कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। अब वोकेशनल कोर्सेज़ और साथ बाय साइड आप डिप्लोमा कोर्सेज़ भी बहुत सारे कर सकते हैं। अब आप डिप्लोमा कोर्सेज़ में बोलेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि कॉमर्स में कितना अप्लाइड वर्जन जो है हम डिप्लोमाज में कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं। आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं जो आप सीख सकते हैं, सो दैट आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप फाइनेंसिंग में जा सकते हैं, आप रिस्क टेकिंग, आप फोरकास्टिंग में जा सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप डिप्लोमा कोर्सेज़ के थ्रू भी सीख सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। अगर आपको इसमें और आगे जाना है तो आपका जो भी स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा उसमें आगे वो एज अ रिसर्च उसको फॉलो कर सकता है, उसमें पीएचडी भी कर सकता है। जहाँ तक मुझे समझ आया, आपका क्वेश्चन था कि अगर आप इस फील्ड में कुछ नहीं कर पाए तो आप अदर फील्ड में किस किस में आप कर सकते हैं, राइट? तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो सभी के लिए ओपन है, कि अगर आप एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आप दे सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि साइंस का बच्चा जाएगा या ह्यूमैनिटीज़ का जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपके पास किस तरीके की स्किल है, किस तरीके का आप काम करना चाहते हैं, कौन से प्रोफेशन को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, तो पैरेलली वो भी आपके लिए लाइन खुली होती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं, अपना सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं और आप अपना कॉम्पिटिटिव हायर रैंकर जो आपके एग्जामिनेशंस हैं वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस आपके लिए बहुत सारे खुले हैं, हर फील्ड में खुले हैं। मेरा नाम अर्पिता है। जैसे मैम ने बताया, केमिस्ट्री फील्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, जिनमें से कि एक है जियो केमिस्ट। तो इसमें क्या होता है? बेटा, जियो केमिस्ट में क्या होता है, जैसे हम अब स्टडी कर रहे हैं, नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं डेली। अभी हम जैसे केमिस्ट्री की बात करें, हमारे पास 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है राइट नाउ, लेकिन अभी भी डिस्कवरी चल रही हैं। या जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, या इतने सारी मूर्तियाँ निकल रही हैं, हमें पता करना है कि ये जो मूर्ति हैं हमारी कितने साल पुरानी हैं, ठीक है। ये जो रिसर्च होती है वो सारी की सारी जो होती हैं वो जियो केमिस्ट करते हैं। कार्बन डेटिंग प्रोग्राम यूज़ करके निकाल लेते हैं कि इसकी एज कितनी होगी, या हमारे पेड़ पौधे हैं इनकी एज कितनी होगी, कौन सा पेड़, जैसे अब बहुत सारे होते हैं कि बहुत पुराना पेड़ है, इसकी उम्र कितनी होगी। कई बार होता है 800 साल है, 1530 साल है। वट वृक्ष वगैरह की जो एज निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? हम कार्बन डेटिंग प्रोग्राम से निकालते हैं, और वो किसके थ्रू आता है? केमिस्ट्री के थ्रू आता है। तो जियो केमिस्ट में हम नए केमिकल्स निकालते हैं, नए एलिमेंट्स की फाइंड आउट जो भी निकल रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं इनके, या जितने भी हम केमिकल्स बना रहे हैं, ठीक है। हमारी पृथ्वी में इतने सारी चीज़ें हैं जो हम ढूंढ रहे हैं, अभी भी रिसर्च चल रही है। वो सारी रिसर्च जो होती है वो जियो केमिस्ट के अंडर आती है।
नमस्कार सर, मेरा नाम हिमांशी है और मेरा सवाल ये है कि आने वाले समय में इंडिया में क्या इंजीनियरिंग का कोई स्कोप है? इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हमारे पास इंजीनियरिंग में आते हैं मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सिविल में इंजीनियरिंग है, हमारी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग है। अगर मैं गवर्नमेंट के कोई डाटा की बात करूं तो अभी अप्रोक्सीमेटली मैंने सुना था या देखा था कि अप्रोक्सीमेटली 12 मिलियन के अराउंड हमारे पास वैकेंसीज आने वाली है फॉर द इंजीनियरिंग्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग में नहीं है, उसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट हर एक फील्ड में हमारे पास ऑप्शंस हैं। अप्रोक्सीमेटली 12 मिलियन के अराउंड हमारे पास वैकेंसीज होगी इंजीनियरिंग की इन इंडिया। मेरा नाम अनिकेत है। जिस प्रकार आप सभी ने अभी बात करी कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देखना चाहिए और स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए, परंतु बच्चों को कई बार दिक्कत इसी विषय में आती है कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वो कैसे पहचानें। क्योंकि कई बार आजकल के प्रेशर में बच्चे भूल जाते हैं कि उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और यदि उन्हें पता चल भी जाता है कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उन्हें किस चीज़ पे काम करना है, तो वो अपने ऊपर किस तरह काम कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं होता है एज ए स्टूडेंट कि जिससे हम इन चीज़ों को जज कर पाएँ। लेकिन जहाँ आप अपनी जर्नी को ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पे आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चलता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा होगा कि जिसकी आर्ट बहुत अच्छी होगी, वो बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकता है, तो वो उसको अपना करियर ऑप्शन बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ है कि वो आपके इतने बड़े ग्रुप में उसकी ही जो आर्ट है या उसका जो टैलेंट है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। स्पोर्ट्स में मान लीजिए आपका कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई बैडमिंटन में अच्छा है, कोई आपका चेस में अच्छा है, तो डिपेंड करता है कि आपका माइंड कहाँ चल रहा है। तो जो आपके साथ हो रहा है, जो घटित होती हैं चीज़ें, उस घटना को आप किस तरीके से हैंडल कर पाते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। एक बच्चा है, रास्ते में रस्सी पड़ी देखी डर गया। एक बच्चा है कि उसने उसके पास जाके आराम से उसको ऑब्जर्व किया कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को अवेयर कर रहे हो। जहाँ आपकी अवेयरनेस बढ़ती है वहाँ आपकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली आ जाती है साथ में। तो एक चीज़ तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्ट्रेंथ और वीकनेस का आप अपने लेवल पे आकलन इसी तरीके से करेंगे कि आप सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट आपका किस तरफ है। अब आप इंटरेस्ट को आप ओपन क्यों नहीं करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ से मान के चलते हैं कि नहीं इसमें मैं अपना कैरियर नहीं बना सकता, या मैं इसमें अपना कैरियर नहीं बनाऊंगा, या मेरे पेरेंट्स इस बात को मानेंगे नहीं। तो जो आपकी स्ट्रेंथ थी उस स्ट्रेंथ के बारे में आपने कभी खुल के बोला ही नहीं, और आप ऑटोमेटिकली अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस बना लिया आपने। अगर आप उसमें बेहतर करते और डिस्कशन आप अपने पेरेंट्स के साथ करते तो आपकी वो स्ट्रेंथ आगे ना कहीं आपके कैरियर को अचीव करने में हेल्प करती। तो हमारे पास हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों साथ साथ चलती हैं। मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता, ये मेरी वीकनेस हो सकती है, लेकिन मैं मैथ में कमज़ोर हूँ ऐसा हम नहीं मान सकते। आपको चॉइस आपकी नहीं है, आपको लिटरेचर पढ़ना अच्छा लगता है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, आपको केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, फिजिक्स आपको अच्छी लगती है। सो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट, आप किस तरफ आपका झुकाव है। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आपको स्ट्रेंथ में काउंट होती है, जो आपको अच्छी नहीं लगती वो आपकी वीकनेस में काउंट होती है। लेकिन उनको जज करने के लिए आपके टाइम टू टाइम असेसमेंट होते हैं। आप लोग अपने आप को उस पैरामीटर पे जज भी करते हैं, आपके टीचर्स भी जज करते हैं कि आप इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने आप को प्रूव करने के लिए चीटिंग की तरफ ना जाएं कि मुझे अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर को इन्फ्लुएंस करना है। जनरली हमारा मार्क्स क्राइटेरिया क्या होता है, पेरेंट्स को अच्छे मार्क्स दिख जाएं तो बच्चे के लिए तारीफ भी है और वो उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। लेकिन इंटरनली आपको तो पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, वहाँ पे आपने चीटिंग करके वो मार्क्स लिए हैं, आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं है वो। तो क्या वो जो स्ट्रेंथ आपने बाहर शो की है वो आपको सक्सेस करेगी? वो आपको सक्सेस नहीं करेगी। आपकी ऑनेस्टी जो इनर सोल से आपके पास है कि आपने जो गोल अचीव किया, चाहे आपने वो 60% से अचीव किया, बट आपकी अपनी स्ट्रेंथ थी, अपनी ताकत थी, अपने हिसाब से आपने उसको कंप्लीट किया।
ना कि आपने किसी और को इन्फ्लुएंस करने के लिए या खुश करने के लिए चीटिंग का या किसी और अनअटेंडेड आर्टिकल्स को आपने यूज़ करके उस तरीके से मार्क्स अचीव किए। तो हमारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम ज़रूर जस्टिफाई करें और उसको आप देखें कि जब आप वो कर चुके हैं तो एनालाइज करें अपने आप को कि ये चीज़ें, ये गोल किस तरीके से अचीव किए। जब आप ओपन कंपटीशन में होते हैं, एक एथलीट होते हैं या आप प्लेयर होते हैं, तो आप टीम में होते हैं, तो आप हारने का श्रेय 1 2 3 इसने उस टाइम अच्छे से नहीं खेला, इसने वहाँ पे ये मिस्टेक की, उसने ये की, अदरवाइज हम जीत जाते हैं। तो बहुत इजी हो जाता है कि हम वो वीकनेस जो पॉइंट्स हैं अपने ऊपर ना लाके और हम सामने वाले पे डाल देते हैं। लेकिन एक एथलीट दौड़ता है तो उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ वो जस्टिफाई करेगा कि हाँ मैं अच्छे से नहीं दौड़ा या मैं उन लोगों से थोड़ा सा वीक था, स्लो था, इसलिए मैं गोल अचीव नहीं कर पाया। तो अपने मन में ये चीज़ें मान ले कि मैं पे काम करना, अपने आप पे काम करना कि हमने क्या किया और उसके कारण क्या अचीव हुआ, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे जैसे आप एक एक चीज़ को देखते जाएंगे तो आप इन चीज़ों को सेग्रीगेट आराम से कर लेंगे कि ये मेरी वीकनेस है और ये मेरी स्ट्रेंथ है, और इस स्ट्रेंथ के बेस पे मैं ऐसे ऐसे गोल अचीव करता जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं राइट ट्रैक पे हूँ। और वो जो आपका स्कूली असेसमेंट होता है या आपकी काउंसलर से मीटिंग्स होती है या पेरेंट्स से अप्रिसिएशन होता है, आपकी ऑनेस्टी के बेस पे वो आपकी रेगुलर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होता चला जाता है। मेरा नाम शौर्य है और मेरा, जैसे केतकी मैम ने बताया, कॉमर्स फील्ड में बहुत से कोर्सेज होते हैं, बीबीए, बीकॉम। तो मेरा सवाल ये है कि कौन सा कोर्स बेटर है बीबीए और बीकॉम में से? अगर आपको बीबीए करनी है तो आप बीबीए करें, अगर आपको बीकॉम करनी है तो बीकॉम करें। दोनों को कंपैरिजन नहीं करना है कि बीकॉम ज़्यादा बेटर है या बीबीए ज़्यादा बेटर है। दोनों स्ट्रीम की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, दोनों की ही अपने अपने जो हैं लाभ हैं कि आगे जाके आप फ्यूचर में उनसे और क्या क्या जो हैं स्ट्रीम्स क्या निकल के आती हैं जिनसे आप और आगे चल के सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोनों को कहने का मतलब है कि कंपेयर नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ये याद ना रखें कि हमें बीकॉम करनी है या बीबीए करना है। आप बीए इन इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, वो सिंपल कोर्स भी होता है। आप ऑनर्स कोर्सेज़ भी कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जब आप ऑनर्स कोर्सेज़ कर रहे हैं तो ऑनर्स कोर्सेज़ के साथ आप, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि आप कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ कर सकते हैं, कुछ वोकेशनल कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम शर्मिला यादव है और मैं ये पूछना चाहती थी, अगर मैं आगे चल के यूपीएससी लेती हूँ तो मुझे 11th और 12th में कौन सा सब्जेक्ट, और या फिर आगे चल के 12th के बाद हायर स्टडीज़ के लिए कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए? बेटा, अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। पॉलिटिकल साइंस प्लस ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत कुछ डीपली नॉलेज होती है मैप के बारे में, वर्ल्ड के बारे में। तो इससे आपका जो जीके लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए जो है जीके, आप ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस लीजिए या फिर हिस्ट्री ले लेना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही 2 सब्जेक्ट लेना है। आप और देख सकते हो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट कोई अदर सब्जेक्ट में है, जैसे साइकोलॉजी में है, तो आप साइकोलॉजी भी ले सकते हैं। आप साइकोलॉजी के साथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए जिससे आप जो है उसकी नॉलेज आपको डीपली हो। ऐसा नहीं है कि मैंने ज्योग्राफी बोल दिया या हिस्ट्री बोल दिया तो आप वही सब्जेक्ट लोगे। पहले आप चेक करो कि मेरा जो है इंटरेस्ट किस लाइन में है, मेरा इंटरेस्ट जो है ये सब्जेक्ट में है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है प्लस मुझे नॉलेज भी है, तो बेटर है कि आप वो 2 कॉम्बिनेशन लो। यूपीएससी की जर्नी अगर मैं कहूँ तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन आया कि इस क्वेश्चन में आप कौन सी स्ट्रीम ले, तो सबसे पहली बात है कि स्ट्रीम का सिलेक्शन आपकी चॉइस है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ और उसमें आपका एरिया ऑफ रिफ्लेक्शन आया और आपकी खुद की इंटरेस्ट कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, रीडिंग स्किल अच्छी है, तो आप ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। आप टेक्निकली साउंड हैं तो आप साइंस की तरफ जाएं। आप अगर नंबर्स पे हैं तो आप बीकॉम लें। इन तीनों स्ट्रीम में से आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप चाहे बीकॉम करें, चाहे बीए करें या बीएससी करें,
या बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स करें, आपका ग्रेजुएशन मस्ट है। अब आती है आपके सब्जेक्ट चॉइस की। एडमिनिस्ट्रेशन का अगर एक सब्जेक्ट ले लें तो सबसे बड़ी बात है कि 11th-12th में या ग्रेजुएशन में आप सिंपल ग्रेजुएशन करें या ऑनर्स सब्जेक्ट करें। तो हमारे पास 6 ऑनवर्ड सभी सब्जेक्ट्स की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए NCERT बुक्स की, पहली बात। उसके बाद जो आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं उनमें आपका मेन सब्जेक्ट क्या है। आप आगे जो अपना ऐसे राइटिंग का आएगा उस पोर्शन में आप मेन किसको मानना चाहते हैं। जब आपका UPSC का प्री एग्ज़ाम होता है तो वो 2 पार्ट्स में होता है। तो उसमें एक आपका सब्जेक्टिव भी होता है जो आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, जिससे आपके रैंक या आपके किसी भी लेवल पे उसका वो नहीं है, बस आपको एग्ज़ाम पास किया तो इट मीन्स आप मेंस में बैठ सकते हैं। अब मेंस में जब आप जाते हो तो आपके 7 पेपर होते हैं, रेगुलर पेपर होते हैं 7 डेज़ में, और डेली एक पेपर होगा और एक सब्जेक्ट का पेपर होगा। एक दिन ज्योग्राफी होगा, एक दिन पॉलिटिकल होगा। तो हम किसी भी एरिया को छोड़ नहीं सकते। तो हमें 6 ऑनवर्ड सारे सब्जेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ने होंगे। और जब हमारा मेरिट बनती है तो हमारी मेरिट मेन पेपर और इंटरव्यू के बेस पे आपको रैंक अलॉट होती है कि आप कौन सी रैंक आपको मिली है। आप IAS में गए हैं, IPS में गए हैं, IRS में गए हैं, IFS में गए हैं, किस में गए हैं आप, तो वो रैंक आपको उसके हिसाब से मिलती है। तो सब्जेक्ट आप चूज़ करें कि आपका इंटरेस्ट मान लीजिए केमिस्ट्री में है तो आप केमिस्ट्री को अपना मेन सब्जेक्ट बनाइए। आपका लिटरेचर में साउंड है, आपको हिस्ट्री अच्छा लगता है तो आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री चूज करिए। आपको लगता है कि मैं इकोनॉमिक में साउंड हूँ तो आप अपना मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रखिए। मेरा नाम कुश है। जैसे कि हमको आगे करियर चूज़ करना होगा, उसके लिए अगर मैंने अभी तक सोचा नहीं है क्या जॉब्स करियर चूज़ करूं। मेरा इंटरेस्ट बैडमिंटन प्लेइंग में है और PCM और में मेरा इंटरेस्ट है। अगर मैं थोड़ा और फोकस करूंगा तो आगे चल करके मेरा कौन सी जॉब्स लग सकती है। बेटा, इट्स गुड यू वांट टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। दिस वन इज योर इंटरेस्ट। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ करना चाहते हो, इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ करके आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल में। जैसे अभी पैनल डिस्कशन चल रहा था, सिविल सर्विस का भी था, इसके अलावा अपना टेक्निकल भी था। आप कमीशन में भी जा सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ेंगे। 12th के बाद आप NDA में जा सकते हैं। इसके अलावा आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था कि इंजीनियरिंग का स्कोप क्या रहेगा। रोटी, कपड़ा और मकान जब तक रहेंगे जब तक इंजीनियरिंग का स्कोप चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से बिजनेस में भी जा सकते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड यू वांट टू गो इन जॉब और इन बिजनेस। तो इसके स्कोप, आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं, इसके तो बहुत वास्ट स्कोप है। हमारे साथी पैनलिस्ट ने बड़े अच्छे तरीके से आपका जवाब दिया। वहाँ पे एक पार्ट मिसिंग था जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपने कहा कि मैं बैडमिंटन में भी अच्छा हूँ और आप स्टडी में भी अच्छे हैं। तो PCM के बारे में तो बताया, बैडमिंटन के बारे में आपका क्या है। जैसे अभी मैडम ने जिक्र किया कि आप अपना कैरियर गोल सेट करें कि आप बनना क्या चाहते हैं। आप अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं या आप एजुकेशन के बेस पे आप अपना कोई और गोल अचीव करना चाहते हैं, तो ये डिसाइड करें। और बैडमिंटन में अगर आप अच्छे हैं, प्लेयर अच्छे बन सकते हैं, आप जोनल खेल रहे हैं, नेशनल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, उस जर्नी को आप देखें, कंपटीशन को भी आप देखें और कितने हर्डल्स हैं, कितने टाइम मेहनत करनी होती है, किस किस तरीके से गोल अचीव करने हैं। हमारे देश में किस किस लेवल पे ये प्लेयर्स गए हैं और उस लेवल पे आप मेहनत करके जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, या ये आपका खाली एक इंटरेस्ट है टाइम पास के लिए कि चलो मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ। तो वो आप डिसाइड करें कि आपका वो पैशन है, आप उस फील्ड में कुछ बनना चाहते हैं या अपनी एजुकेशन के बेस पे कुछ बनना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अभय प्रताप है। मेरा क्वेश्चन केतकी मैम से है कि क्या कॉमर्स स्टूडेंट रिसर्चर बन सकते हैं?
कॉमर्स स्टूडेंट कैन आल्सो बी बिकम अ रिसर्चर। जनरली होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो कॉमर्स ऑप्ट करते हैं उनको ऐसा लगता है कि दो ओनली द साइंस स्टूडेंट विल गो एंड दे डू सम रिसर्च। नो, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो भी रिसर्च कर सकते हैं, वो भी रिसर्चर बन सकते हैं। व्हाट यू कैन डू, जो भी आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आप उसमें BA कर सकते हैं, उसमें मास्टर्स कर सकते हैं, एंड देन यू कैन एनरोल्ड इन द PhD, राइट। आप जब एक डॉक्टरेट डिग्री कर रहे हैं तो आप एक्चुअल में रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप जो अभी तक लिटरेचर अवेलेबल है उसमें कुछ एक नया, कुछ नई स्टडी कर रहे हैं, कुछ एक नए एलिमेंट्स को ऐड ऑन कर रहे हैं। तो येस, कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो डू दैट। दे कैन चूज़ एनी ऑफ देयर फेवरेट सब्जेक्ट। लाइक अगर आपने BA इन इको ऑनर्स करा है, उसके बाद आप मास्टर्स करेंगे सबसे पहले, उसके बाद है आप PhD में एनरोल करेंगे। PhD के एनरोलमेंट के लिए आपका नेट क्लियर होना ज़रूरी है, नेट या JRF क्लियर होना ज़रूरी है। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना एक रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट कराती हैं, वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम दिग्विजय है और मेरा प्रश्न यह है कि अगर किसी छात्र को कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है पर वो तब उसे पढ़ने की कोशिश करता है तो उसको समझ नहीं आता, तो उसे उस समय क्या सही कदम उठाने चाहिए? सब्जेक्ट अच्छा लगता है लेकिन वो पढ़ता है तो उसे समझ नहीं आता। तो अच्छा कैसे लगा वो सब्जेक्ट जब आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है या आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं बनी। अगर कोई भी आप गेम खेल रहे हैं और वो गेम आपको समझ ही नहीं आया, आप उसमें इंजॉय लेंगे, आप उसको खेलेंगे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आप पहले तो ये डिसाइड करें कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, उसमें है या नहीं है। दूसरी बात, अगर आप उसमें थोड़ा सा ये मान के चलते हैं कि यस मैं इस सब्जेक्ट की तरफ थोड़ा सा झुकाव है मेरा और मुझे ये अच्छा लगता है, या मेरा मन है कि मैं इसको अच्छे से पढूं लेकिन मेरा मन बन नहीं पा रहा, तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने सिलेबस को, जितना भी आपका पार्ट है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक लेसन है, अगर मान लीजिए आपका 5 पेजेस का लेसन है और आपका मन है ऑनेस्टली कि आप उसको पढ़ना चाहते हैं, बट आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है, तो आपका थोड़ी देर में मन करेगा कि नहीं छोड़ो, बंद करो इस बुक को, अब नहीं पढ़ते। तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए। आप 1 पेज पढ़िए, 5 पेज मत पढ़िए, और 1 पेज जो पढ़े आप उसमें आप इंटरेस्ट लें कि आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग भी साथ साथ हो। तो जब भी कभी कोई बर्डन होता है उसको हम डिवाइड करके पढ़ते हैं या डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है, और जब हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं और हमें लगता है कि ज़्यादा प्रेशर हमने नहीं लिया तो हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं, और ग्रेजुअली उसमें आपका इंटरेस्ट और धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर सकते हैं कि आप अपनी क्लास में एक कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं कि आपने अगर 1 पेज आपने पढ़ा और उसमें से कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द मार्क्स, इस तरीके के आप क्वेश्चंस भी उसमें से बनाएं, तो आपके अंदर एक अलग सी खुशी होगी कि कल ये क्वेश्चंस अगर मैं क्लास में जाके डिस्कस करता हूँ तो देखते हैं कितने बच्चे, कितने मेरे साथी जो है वो इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें जो आपको एक आनंद आएगा तो वो नेक्स्ट डे आप उसको और भी ज़्यादा मज़े से पढ़ेंगे और उस तरीके के और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आप क्रिएट करके लाएंगे। और इसमें आप अपना नहीं, बाकी साथियों का भी शायद इंटरेस्ट क्रिएट कर दें कि चलो कल से हम भी कुछ ऐसा करके लाते हैं। तो खेल खेल में आपकी लर्निंग इतनी साउंड हो जाएगी। इस तरीके की पेडागोजी, मेथोडोलॉजी अगर आप अप्लाई करते हैं, टीचर्स भी इसको अप्लाई करें, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका लर्निंग ग्राफ बढ़ेगा। नमस्कार सर, मेरा नाम लव है, 4 क्लास 10th 6। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को अभी से IIT की तैयारी करनी है, तो मेरे को कौन से स्ट्रीम लेनी चाहिए, एक तो ये एंड और कि मुझे घर पे पढ़ के ये सब करना है या फिर बाहर से कोई कोर्स लेना है कि तब मैं IIT का एग्ज़ाम क्रैक हो IIT के लिए जा पाऊँगा या नहीं? IIT के लिए सबसे पहले आपको चूज़ करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। IIT में मैथमेटिक्स ज़रूरी है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। अब मैं बात करूं अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो JEE मेंस का जो अभी एग्ज़ाम हुआ, रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है हमारा, उसमें अप टू 90% जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ NCERT से ही आते हैं। NCERT से बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। वो 10% के केसेस होते हैं, बट उतने में 90% में आपका JEE मेंस क्लियर हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद आई बात फिजिक्स की, ठीक है। फिजिक्स के लिए थोड़ा सा हमें थोड़ी मेहनत करनी है, लेकिन उसमें भी एनसीईआरटी से बाहर कोई ऐसा टॉपिक नहीं आएगा कि कोई भी टॉपिक उठा के दे दिया। हमारे पास पर्टिकुलर कंटेंट होता है कि इसी कंटेंट से हमें क्या मिलने वाला है, क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और मैथ्स तो बहुत ही वाइड स्कोप है, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए तो आपको जितने क्वेश्चन कर सकते हो, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड सेकंड जो आपने पूछा, क्या हम घर पे अपने आप से पढ़ सकते हैं या कहीं बाहर से पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपकी सेल्फ स्टडी ही इनफ होती है, क्योंकि एनसीईआरटी तो स्कूल में भी हो रही है, घर पे भी हो रही है, और आप खुद से भी कर सकते हो। उसमें कोई ऐसा नीड नहीं है कि आपको कहीं जाना ही पड़ेगा उसके लिए। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम राजू है। मेरा क्वेश्चन ये है, कॉमर्स स्ट्रीम में हम बैंकिंग लाइन में या सीए के अलावा हम क्या कर सकते हैं? आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं। ये दो ऐसे फील्ड्स हैं जो बहुत ही ब्रॉड हैं। मैं आपको उनको एक्सप्लेन करूं कि अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहें तो आप टीचर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो रिसर्च में भी बहुत सारे हैं। आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, आप फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि डेटा एनालिस्ट और फाइनेंसिंग जो है वो बैंक्स को ही ज़रूरी होती है, वो बिजनेसेस को भी ज़रूरी होती है, वो कॉर्पोरेट फर्म्स को भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप डेटा एनालिस्ट, अब आप डेटा एनालिस्ट के अंदर भी आप रिस्क अवर्जर बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपका उसमें आपका इंटरेस्ट है, आपकी मास्टरी है, तो आप उस चीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। देन फाइनेंस में अगर आप बात करना चाहें तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। और भी है तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे SPSS है, EViews है, R है, पाइथन है। ये सारे सॉफ्टवेयर्स में अगर आपके हैंड ऑन इंटरेस्ट है, आपकी डेक्सटर्टी है, तो इसमें आप एक बेहतर अपनी जो है आप अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। और ना ही आप सिर्फ ये जो अपनी सर्विसेज है वो किसी कंपनी को दे सकते हैं, बट रादर आप एक अकेडमिशियन के तौर पे बच्चों को सिखा भी सकते हैं। और जैसा कि पैनल में बैठे सर ने एक बार मेंशन करा था कि आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं। मैंने भी आपको एक एग्ज़ाम के बारे में बताया दैट IES आप कर सकते हैं। एक RBI का पेपर होता है, ग्रेड B ऑफिसर का पेपर होता है, उसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको बैंक्स का ही जो है सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके बेसिक इकोनॉमिक्स के बेसिस पे भी ये क्वेश्चंस होंगे। और इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ न्यूमेरिकली काम कर रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन अ डेटा, यू आर ऑल्सो कैन गो इन दिस फील्ड बाय बिकमिंग अ पॉलिसी मेकर ऑल्सो। जैसे जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनती हैं वो एक्चुअल में पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं, तो आप इन सब के थ्रू जो है पॉलिसी मेकर भी बन सकते हैं। अब पॉलिसी मेकर भी जो है वो RBI में आप अलग जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट में अलग जा सकते हैं। ये सारे फील्ड्स आपके लिए ओपन हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम जतिन है। तो मैम मेरा ड्रीम ये है कि मैं CA बनूं। तो आगे चल के मतलब कुछ लोग यूँ कहते हैं कि CA की पढ़ाई के लिए मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोग यूँ कहते हैं कि मैथ्स विदाउट मैथ्स भी हम CA की पढ़ाई आगे कर सकते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि CA की पढ़ाई में मैथ्स का कितनी इंपॉर्टेंस है? पहले तो मैं बात बता दूं कि अगर आप CA ऑप्ट करें तो आपका यानी कि जो मेन इंटरेस्ट है वो अकाउंट्स में तो है। तो अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं स्पेसिफिकली तो उसमें आपके जो बेसिक मैथ्स होता है बेटा जी, प्लस माइनस, डिविजन्स, मीन्स, स्टैंडर्ड डेविएशंस, मतलब ये बहुत माइनर कैलकुलेशंस हैं। ये आपके जो इनके कंसेप्ट्स हैं, इन टॉपिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो अगर कोई आपको CA सिर्फ ये कह के डरा रहा है कि नहीं उसमें तो आपका मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बिना मैथ्स के तो वो होगा ही नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बेसिक कंसेप्ट्स जो मैथ्स के हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। आपके अकाउंट्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। रादर इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। CA फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाएंगे आप, बस आप उसको डेडिकेटेडली अपना कंसेप्ट्स क्लियर रखें बस। और अब वक्त हो गया है आप सभी से इजाज़त लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ख़ास तौर से डॉक्टर श्री कृष्ण सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना इतना कीमती समय निकालकर बच्चों के गाइडेंस आपने प्रोवाइड करी, उनके सवालों का जवाब दिया। और सभी बच्चे जिन्होंने इतने ज़्यादा सपोर्टिव और इतने ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ हमारे साथ पार्टिसिपेट कर लिया, तो इस एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। कार्यक्रम का समापन मैं करना चाहूँगी राष्ट्र वंदना के साथ। एक साथ सब मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, भारत माता की जय।
इसी के साथ चाहूंगी आप सभी से इजाजत, लेकिन एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए स्कूल में नए स्टूडेंट्स के साथ, नए पैनल के साथ, और डिस्कशन वही होगा कि कैसे शिक्षा के माध्यम से हम अपनी जिंदगियां बेहतर कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।